नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का टॉपिक है यूनिट प्लान अर्थात इकाई योजना। शिक्षण अधिगम को व्यवस्थित स्वरूप देने में इकाई योजना का विशेष महत्व होता है। यदि शिक्षा शब्दकोश में इकाई शब्द का अर्थ देखें तो ज्ञात होता है कि पाठों का समुच्चय को इकाई कहा जाता है। शिक्षण में इकाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मॉरिसन ने किया था। मॉरिसन ने इस शब्द का उपयोग शिक्षण के मास्टरी अप्रोच के अंतर्गत किया। मॉरिसन ने 1926 में शिक्षण की एक नई चक्रीय योजना, जिसे साइकिल प्लान ऑफ टीचिंग कहा जाता है, का प्रतिपादन किया, जिसे वर्तमान समय में इकाई पद्धति या इकाई उपागम अथवा इकाई योजना के नाम से हम जानते हैं। इस उपागम के अनुसार इकाई शिक्षण का एक प्रमुख अंग है। किसी स्तर पर विद्यार्थी पारंगत तभी बन सकता है जब उसको विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो, और इसके लिए आवश्यक है कि विषय वस्तु को योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विषय को इकाइयों में विभक्त किया जाता है। इकाई योजना को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय हर्बर्ट को जाता है। हर्बर्ट का मानना था कि विविध विषय वस्तु को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने अपने उपागम में इस बात पर अधिक बल दिया कि विद्यार्थियों को अपने अधिगम उद्देश्यों का स्पष्ट बोध होने पर शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली एवं सफल होगी। अतः शिक्षण में विद्यार्थियों की आवश्यकता को प्रधानता देनी चाहिए, जिससे कि वे अपने अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सफल हो सकें। यह उपागम शिक्षण की योजना में इकाई पद्धति के प्रयोग पर बल देता है। इसमें विद्यार्थियों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इकाई का निर्माण किया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को विषय वस्तु का बोध कराना होता है। वर्तमान समय में इकाई योजना का अनुप्रयोग पाठ्यचर्या निर्माण तथा शिक्षण पद्धति को क्रमबद्ध रूप देने तथा एक प्रकरण का दूसरे से संबंध कायम करते हुए अध्ययन अध्यापन की पृष्ठभूमि बनाने में विशेष रूप से किया जा रहा है। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं इकाई योजना के स्वरूप पे। जिस प्रकार एक शिक्षक 40 या 45 मिनट में शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण करता है, उसी प्रकार वह शिक्षण इकाई जो कई सप्ताह तक चलती है, या यूं कहें कि एक सत्र तक चलने वाली योजना बनाता है। पाठ्य योजना एक दिन के शिक्षण को अधिक प्रभावशाली, सृजनशील तथा अभिनवीकृत बनाने के लिए की जाती है। उसी प्रकार से इकाई योजना सत्र के शिक्षण को अधिक प्रभावशाली, क्रिएटिव तथा इनोवेटिव बनाती है। इकाई योजना से तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले विषय वस्तु, शिक्षण अनुभव, शिक्षण साधनों, मूल्यांकन प्रपत्रों के लेखन आदि से है, जो किसी इकाई के शिक्षण करने के पहले नियोजित की जाती है। इसे हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इकाई योजना एक समय विशेष में प्राप्त किए जाने वाले शैक्षिक उद्देश्यों तथा उन्हें प्राप्त करने वाली शैक्षिक प्रक्रियाओं एवं साधनों के नियोजन से संबंधित है। इकाई योजना के संबंध में विद्वानों ने क्या परिभाषा दी, चलिए देख लेते हैं। एस.सी. मॉरिसन ने कहा, इकाई संबंधित विज्ञान तथा कला का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण पक्ष है। इसका केंद्र बिंदु सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण ज्ञान होता है, जो सीखने वाले के व्यवहार को सुधारता है तथा उसे जीवन की परिस्थितियों के साथ अधिक प्रभावशाली ढंग से समायोजन करने के योग्य बनाता है। इस संबंध में पेस्टॉन का मत है कि एक जैसी वस्तुओं का समूह जो कि अधिकांश लोगों द्वारा बोधगम्य किया गया हो, इकाई कहलाती है। बॉसिंग ने इकाई की परिभाषा देते हुए कहा कि इकाई के अंदर परस्पर संबंधित और सार्थक क्रियाओं की स्पष्ट तारतम्यता होती है, जो इस ढंग से विकसित होती है कि छात्र उससे अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके और उनको महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हो सके, और जिनके परिणामस्वरूप उनमें समुचित व्यावहारिक परिवर्तन हो सके। इकाई के संबंध में रिस का मत है कि इकाई में पूर्व नियोजित अनुभव एवं क्रियाएं सम्मिलित होती हैं तथा वे किसी समस्या, परिस्थिति, रुचि अथवा वांछित परिणाम पर आधारित होती है। वाल्टर पियर्स तथा माइकल लार्बर का मत है कि इकाई योजना शिक्षक द्वारा पूर्व चिंतन की शिक्षार्थी शिक्षण के
अंतराल में क्या प्राप्त करेंगे तथा कैसे सफलतापूर्वक प्राप्त करेंगे इत्यादि को प्रदर्शित करती है। वस्तुतः इकाई योजना शिक्षक की शिक्षण संबंधी व्यूह रचना मानी जाती है। इस संबंध में डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा ने अपनी पुस्तक नव्य शिक्षण कला में इकाई को परिभाषित करते हुए कहा है कि इकाई किसी केंद्रीय प्रसंग से प्रसूत संबंधित क्रियाओं या अनुभवों की श्रृंखला होती है जिसका आयोजन किसी प्रभावी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह बाल जीवन की क्रिया सदृश होती है जिसमें रुचि, काम करने की अच्छी आदतें, उत्तरदायित्व, सृजनात्मक कार्यों तथा सामाजिक कार्यों के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इकाई योजना शिक्षण की रूपरेखा बनाने से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रक्रम है जिसका मुख्य लक्ष्य शिक्षण अधिगम की संपूर्ण व्यवस्था को सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना है। यह पद्धति गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत समाहित है। इकाई को इस प्रकार निर्मित किया जाता है कि वह अपने आप में पूर्ण हो और समग्र रूप में विद्यार्थियों द्वारा सरलतापूर्वक ग्रहण की जा सके। इसमें शिक्षक की अपेक्षा विद्यार्थियों की सक्रियता सर्वाधिक होती है तथा कक्षा एक प्रयोगशाला के रूप में बन जाता है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी का संबंध पारस्परिक सहयोग सा प्रतीत होने लगता है। अब हम बात कर लेते हैं मॉरिसन की इकाई योजना की। मॉरिसन ने अपनी इकाई योजना में 5 सोपान बताए हैं। इन 5 सोपानों का अनुसरण करने पर बोध स्तर के लिए शिक्षण एवं अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं। ये 5 सोपान हैं। पहला है अन्वेषण, जिसको एक्सप्लोरेशन कहते हैं। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, जिसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। तीसरा है आत्मीकरण, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। चौथा है व्यवस्था या संगठन, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और 5वां है अभिव्यक्ति, जिसे हम रिसिटेशन कहते हैं। तो चलिए इन 5 सोपानों के बारे में विस्तार से चर्चा भी कर लेते हैं। पहला सोपान है अन्वेषण का। अन्वेषण अर्थात एक्सप्लोरेशन। इस सोपान में 3 क्रियाएं की जाती हैं। पहला, शिक्षक यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि विद्यार्थी इकाई के विषय में पहले से क्या और कितना जानते हैं। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक परीक्षण, प्रश्न, चर्चा इत्यादि का सहारा लेते हैं। दूसरा है शिक्षक पाठ्यवस्तु या इकाई का विश्लेषण करके उसके अवयवों को तर्कपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध करते हैं। अन्वेषण की तीसरी क्रिया में शिक्षक यह निश्चित करते हैं कि नवीन पाठ्यवस्तु की इकाइयों को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। यह अन्वेषण शिक्षक के भावी शिक्षण की दिशाओं का निर्धारण करता है। इसमें शिक्षक यह समझ लेते हैं कि विद्यार्थी ने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। दूसरा सोपान है प्रस्तुतिकरण का। कक्षा के साथ पारस्परिक विश्वास एवं सौहार्द संबंध स्थापित करने के पश्चात शिक्षक इकाई से संबंधित विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। इस सोपान में शिक्षक अधिक क्रियाशील रहते हैं तथा कुछ कार्यों को संपादित करते हैं, जिसमें पहला कार्य है पाठ्यवस्तु को छोटे एवं संक्षेप में प्रस्तुत करने का। शिक्षक का यह प्रयत्न होता है कि प्रस्तुत किए जाने वाले विषय वस्तु में मनोवैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण क्रम बना रहे और इसका कक्षा के विद्यार्थियों से तादात्म्य स्थापित हो सके। दूसरा कार्य प्रस्तुतिकरण के साथ साथ शिक्षक विद्यार्थियों का निदान भी करता है कि नवीन पाठ्य वस्तु का उन्हें ज्ञान हुआ या नहीं तथा कक्षा के कितने विद्यार्थी पाठ्य वस्तु को नहीं समझ सके हैं। तीसरा कार्य निदान के आधार पर शिक्षक तत्काल यह निर्णय लेता है कि पाठ्यवस्तु की पुनरावृत्ति की जाए अथवा नहीं। नवीन विषय वस्तु को तब तक नहीं पढ़ाया जाता जब तक प्रस्तुत की गई विषय वस्तु को सभी विद्यार्थी भली भांति समझ नहीं लेते। तीसरा सोपान है आत्मीकरण का अर्थात एसिमिलेशन का। इस सोपान में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझते एवं दोहराते हैं जिससे वह आत्मसात हो जाए। इसके लिए जब विद्यार्थी प्रस्तुतिकरण की परीक्षा पास कर लेता है तब उसे आत्मीकरण की ओर अग्रसर किया जाता है। इस सोपान की क्या विशेषताएं हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं। आत्मीकरण की विशेषता में पहली विशेषता है कि इसका लक्ष्य विषय वस्तु की गहनता पर बल देता है।
दूसरी विशेषता, इस स्तर पर विद्यार्थी की व्यक्तिगत क्रियाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाता है। तीसरी विशेषता कि इस सोपान में अर्थात आत्मीकरण करने के लिए विद्यार्थी प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय में स्वयं अधिक कार्य करता है। इस प्रकार अध्ययन कार्य विद्यार्थी व्यक्तिगत स्तर पर संपन्न करता है। चौथी विशेषता, इस सोपान में प्रमुख कार्य पर्यवेक्षण अध्ययन का होता है। इस समय विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों ही क्रियाशील होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को निर्देश पत्र दिए जाते हैं जिस पर वह अपनी कठिनाइयों, भ्रांतियों या शंकाओं को लिखता है तथा शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की कठिनाइयों एवं शंकाओं का निवारण करते हैं। जब विद्यार्थी स्वामित्व परीक्षा में सफल हो जाता है तब आत्मीकरण का समय समाप्त हो जाता है तथा वह संगठन के सोपान में प्रवेश करता है। इस सोपान में विषय वस्तु या इकाई की संपूर्ण सामग्री को सिस्टमैटिक ढंग से सुव्यवस्थित किया जाता है। इस समय विद्यार्थी विषय वस्तु को अपनी भाषा में लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। इस सोपान में विषय वस्तु को विस्तृत रूप में समझने का प्रयास किया जाता है। पांचवा और अंतिम सोपान है अभिव्यक्ति का। इस सोपान में विद्यार्थी मौखिक रूप में विषय वस्तु को शिक्षक तथा अन्य सहपाठियों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इसमें विद्यार्थी विषय वस्तु को ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत करता है जिस प्रकार शिक्षक ने उसे पढ़ाया है, किंतु इस विधि में समय अधिक लगता है तथा दोहराने में निरसता झलकती है। यथार्थ विधि में विद्यार्थी कुछ विषय का वाचन करते हैं तो कुछ लिखते हैं तथा कुछ विचार विमर्श में तल्लीन रहते हैं। वास्तव में यह विधि आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से प्रभावित दिखाई देती है। आइए अब हम यूनिट प्लान और लेसन प्लान में कुछ महत्वपूर्ण अंतर को समझ लेते हैं। यूनिट प्लान की पहली विशेषता, संपूर्ण इकाई या अध्याय को ध्यान में रखकर इसकी योजना बनाई जाती है, जबकि पाठ्य योजना किसी एक शीर्षक अथवा खंड को पढ़ाने के लिए निर्धारित कालांश के अनुसार बनाई जाती है। यूनिट प्लान में जो दूसरी विशेषता इसकी है वह है कि इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि संपूर्ण इकाई को कितने शीर्षकों, कालांशों तथा दिनों में पढ़ाया जाएगा, इसके अतिरिक्त क्या क्या सहायक सामग्री प्रयुक्त की जाएगी, अध्यापक क्रियाएं तथा छात्र क्रियाएं कैसी होंगी तथा मूल्यांकन एवं शिक्षण विधि कौन कौन सी प्रयुक्त की जाएगी। यह यूनिट प्लान में होता है। जबकि लेसन प्लान में पाठ्य योजना में केवल एक 35 या 40 मिनट के कालांश के लिए शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। अगली विशेषता है यूनिट प्लान की कि इसमें उद्देश्य पर आधारित या रुचि पर आधारित या आवश्यकता पर आधारित इसके लेसन प्लान होते हैं, जबकि पाठ्य योजना में सभी तथ्यों का समावेश किया जाता है। यूनिट प्लान की अगली विशेषता कि इसमें अनेक पाठ्य योजनाओं का संक्षिप्तीकरण होता है, यानी कि इकाई योजना अनेक पाठ्य योजनाओं का संक्षिप्तीकरण होता है, और लेसन प्लान जो होता है यानी पाठ्य योजना वह विस्तृत होती है। अगली जो विशेषता है यूनिट प्लान की वह है इकाई योजना में पाठ्य वस्तु के संगठन को महत्व दिया जाता है, जबकि लेसन प्लान में पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। अगली विशेषता यूनिट प्लान की कि इकाई योजना का स्वरूप विषय वस्तु की प्रकृति तथा शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित होता है, जबकि पाठ्य योजना का जो स्वरूप होता है वह शीर्षक पर आधारित होता है। अगली विशेषता यूनिट प्लान की कि कई पाठ्य योजनाओं का क्रमबद्ध रूप इकाई योजना है, और लेसन प्लान में अगली जो विशेषता है वह है इकाई योजना का एक। अगली विशेषता यूनिट प्लान की इकाई योजना में किसी कौशल की प्राप्ति नहीं होती, जबकि लेसन प्लान में पाठ्य योजना से शिक्षक कौशल का विकास संभव होता है। अगली विशेषता है यूनिट प्लान की कि इकाई योजना विषय वस्तु को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत नहीं करती, जबकि पाठ्य योजना विषय वस्तु को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत कर सकती है। और अंतिम विशेषता है इकाई योजना कई शिक्षकों और उन लोगों द्वारा लागू होती है जो एक स्कूल में प्रशासनिक भूमिका निभाते हैं।
जबकि लेसन प्लान एक पाठ्य योजना के तौर पर शिक्षक द्वारा तैयार की जाती है जो उस विषय को पढ़ाते हैं या उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। तो यह था यूनिट प्लान के संबंध में कुछ संक्षिप्त जानकारी। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।